आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं अर्लीस्ट चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने पहले भी बताया कि अर्लीस्ट चाइनीज सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ वो हुआंगहो रिवर के किनारे किनारे हुआ। और यहाँ जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था सांग सिविलाइजेशन। सांग सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। और सांग सिविलाइजेशन के बाद में फिर यहाँ जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ उसको ओवरथ्रो करने के बाद वो था चाउ डायनेस्टी, चाउ सिविलाइजेशन। चाइनीज ऐसे लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए हैं। उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्क्रिप्ट के बारे में। एक नए तरह का स्क्रिप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ जहाँ अल्फ़ाबेट्स को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था और इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये खास बात ये है कि आज तक चाइनीज का जो स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसमें बहुत कम वेरिएशन हुआ है। और आज का जो जापानीज स्क्रिप्ट है या कोरियन स्क्रिप्ट है या वियतनामी स्क्रिप्ट है वो सभी चाइनीज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि मेसोपोटामिया या इजिप्टियन सिविलाइजेशन दोनों ने या तो सोलर कैलेंडर का डेवलपमेंट किया या फिर लूनर कैलेंडर का डेवलपमेंट किया। बट चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री, उन्होंने ये दोनों तरह के कैलेंडर को मिक्स करके एक नए तरह का कैलेंडर डेवलप किया जिसको हम लोग सोलर लूनर कैलेंडर बोलते हैं। और ये लोग पहले लोग थे, चाइनीज वे आर द फर्स्ट, जिन्होंने डे के लेंथ को, मतलब दिन के लेंथ को कैलकुलेट किया 365 1/4 डेज। ये पहले लोग थे। 3rd सेंचुरी बीसी में आकर के जो प्रीवियस सिविलाइजेशन था चाउ का, उसको चिन डायनेस्टी वालों ने ओवरथ्रो कर दिया। और इसी चिन डायनेस्टी वालों ने अपने देश को हुनों के आक्रमण से बचाने के लिए नॉर्थ साइड में ग्रेट चाइनीज वॉल का निर्माण किया, जो दुनिया के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में से एक है। चाइनीज वे आर द फर्स्ट। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय में टेक्नोलॉजी कितना उच्च दर्जे का रहा होगा कि उस समय में इन लोगों ने लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ और 6 मीटर हाई जो है मीन्स वॉल का निर्माण करवाया इन लोगों ने। और ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी, स्पेस से भी इस वॉल को देखा जा सकता है। हान डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आया वो चिन डायनेस्टी था। और चिन डायनेस्टी जो है वो लगभग 400 वर्षों तक यहाँ पर रूल किया। इसके बाद जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी चाइना की, वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड था किसके टीचिंग पर, तो कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए, बहुत बड़े थिंकर हुए। तो उनका जो पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस था वो कन्फ्यूशियस के आइडियोलॉजी पर आधारित था। ठीक है। इसके बाद खास बात यह है, जो कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने अभी बात किया, कि चाइनीज वे आर द फर्स्ट हु स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो चूंकि चाइनीज एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, यहाँ पर लार्ज नंबर में पब्लिक सर्वेंट्स की आवश्यकता थी। तो चाइना की सरकार पहली सरकार थी और चाइना के लोग पहले लोग थे जो अपने इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते थे उसका अपॉइंटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर कराते थे। और इस तरीके के जो पढ़े लिखे स्कॉलर ऑफिशियल होता था उनको वहाँ के टर्म में मंदारिन्स कहा जाता था। मंदारिन से वो लोग होते थे जो वहाँ के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करते थे और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने के बाद तब जो है सरकारी नौकरी करते थे। तो चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा, हान डायनेस्टी के समय में चाइना से जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट का मटेरियल था वो था सिल्क। शायद आप लोगों ने सुना होगा एक सिल्क रूट के बारे में जिसको रेशम मार्ग भी कहते हैं। इनकी शुरुआत चाइना से होती थी और इस सिल्क रूट के द्वारा क्या होता था कि एशिया के लगभग तमाम देश, पश्चिमी एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, ये सारे देश आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि ये सिल्क रूट जो था ये कोई रूट नहीं था, एक्चुअली ये सिल्क रूट्स थे जो बहुत सारे लैंड और सी रूट से पास करते थे। और ये रूट दुनिया के एक बड़े हिस्से को कनेक्ट करता था, एक इंटरनेशनल हाईवे के रूप में ये काम करता था। ऑल्दो इसको बनवाया नहीं गया था, ये अपने आप डेवलप हुआ, जो चाइना से होने वाले सिल्क के एक्सपोर्ट के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। और ये सिल्क रूट केवल सिल्क का ही एक्सपोर्ट नहीं होता था, बल्कि चाइना में बनने वाले और भी जो मटेरियल थे,
जैसे चाइनीज पॉटरी, इसके बाद चाइना में पेपर डेवलप हुआ, ये भी दुनिया के देशों में इसी रूट से होकर के पहुंचा। और ये सिल्क रूट शुरू कब यह हुआ इसके बारे में हिस्ट्री बहुत कुछ नहीं बोलता है, लेकिन 15th सेंचुरी तक ये सिल्क रूट काम करता रहा। इस रूट के द्वारा जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे देश आपस में कनेक्टेड रहे। चाइना को दुनिया के अन्य देशों से जोड़ने के लिए चाइनीज वॉल, ग्रेट वॉल जो मैंने अभी बात किया, ग्रेट वॉल के दोनों तरफ से रोड कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये रोड जो है पूरे दुनिया को, मतलब पूरे दुनिया का मतलब ये हुआ कि अमेरिका उस समय तक अननोन था, ऑस्ट्रेलिया उस समय तक अननोन था। तीन मुख्य जो कंटिनेंट्स थे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये आपस में जुड़े हुए थे। तो चाइना से जो ट्रेड होता था, जो एक्सपोर्ट होता था, इसी रूट को फॉलो किया जाता था। ये दोनों तरफ, इसका ग्रेट वॉल के दोनों तरफ जो है रोड्स बने हुए थे, उस रोड के द्वारा जो है ट्रेड होता था। अच्छा, जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जो धार्मिक विश्वास होता है, तो चाइना इस मामले में भी किसी देश से पीछे नहीं था। चाइनीज सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 6th सेंचुरी BC में अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ इंडिया सो मेनी रिलीजियस सेक्ट्स स्टार्टेड, among them two became very famous, that जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक इसी तरीके से, और ये पीरियड भी लगभग वही था। इस पीरियड में चाइना में दो तरह के रिलीजियस सेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। एक को बोलते हैं हम लोग ताओइज्म, और ये ताओइज्म की शुरुआत करने वाले थे लाओ त्से तुंग। लाओ त्से तुंग नहीं, लाओ त्से वाज द बिगिनर ऑफ ताओइज्म। और एक दूसरा रिलीजन जो था, और एक दूसरा तरह का जो विचार था, उसको बोलते हैं कन्फ्यूशियनिज्म, और इसको शुरू करने वाले थे कन्फ्यूशियस। तो ये दोनों, कन्फ्यूशियस और ऑलमोस्ट लाओ त्से, ये दोनों कंटेम्पररी थे, समकालीन थे हमारे देश के महावीर और बौद्ध के। तो बुद्धिज्म आज चाइना में एक बड़े हिस्से में जो है बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो ये बुद्धिज्म जो है, इंडियन प्रीचर्स इस रिलीजन को, बुद्धिज्म को, हान रूल के समय में, हान रूलर्स के समय में इंडिया से चाइना की तरफ ले गए। ग्रेट वॉल के बारे में मैंने अभी बताया कि ये माइटिएस्ट मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का, और ये चाइना के स्किल को, एंशिएंट चाइना के स्किल को दर्शाता है। ये वॉल स्टोन और अर्थन मटेरियल का बना हुआ है, जिसकी हाइट जो है 6 मीटर तक है, और ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हुनों के आक्रमण से चाइनीज एम्पायर को बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद चाइनीज लोग हिस्ट्री भी लिखते थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन 1st सेंचुरी AD में चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री वेयर पेपर वाज इन्वेंटेड। पेपर डेवलप करने वाला भी देश पहला चाइना ही था। द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्प्रेडिंग नॉलेज विद इन द आउटसाइड। तो इससे क्या हुआ, पेपर के बनने से, चूंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हैंड रिटन मटेरियल्स था, और हैंड रिटन मटेरियल्स जो है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये तरीका भी चाइना में शुरू हुआ था। इसके बाद जो है जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, उसकी भी शुरुआत चाइना में ही हुई थी, लेकिन उसके लिए पेपर चाहिए था। पेपर का इन्वेंशन भी चाइना में हुआ। चाइना मेक्स इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू चाइना टू द वर्ल्ड। ये पेपर का आविष्कार जो है, ये दुनिया के लिए एक बहुत ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट था चाइना का, जो दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद चाइनीज लोगों ने अपने देश के हिस्ट्री को लिखने का बड़ा दूसरा तरीका अपनाया। वहाँ हर डायनेस्टी के लोग अपने अपने हिस्ट्री को लिखते थे, अपने पीरियड के हिस्ट्री को लिखते थे। जैसे चीन डायनेस्टी या शांग डायनेस्टी, जो भी डायनेस्टी था, इस अलग अलग डायनेस्टी के जो हिस्टोरियन होते थे वो अलग अलग हिस्ट्री लिखते थे। और इनके इस पैटर्न की शुरुआत किया गया था सुमाचिन के द्वारा। सुमाचिन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी के बीच में, और इसको कॉमनली हेरोडोटस ऑफ चाइना कहा जाता है। सुमाचिन इज कॉल्ड हेरोडोटस ऑफ चाइना। और यहाँ पर एम्पायर वाइज, आई मीन टू से, कि हर एम्पायर वाले अपनी अपनी हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी फील्ड में चाइना का कंट्रीब्यूशन है, जैसे वाटर क्लॉक, इसके बाद प्लेइंग कार्ड्स, एबेस्कस, अम्ब्रेला, ये तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट भी एंशिएंट चाइनीज लोगों ने किया। इन द 2nd सेंचुरी AD चाइना इन्वेंटेड सिस्मोग्राफ। अब इमेजिन कर सकते हैं कि सिस्मोग्राफ, जिसके द्वारा हम लोग अर्थक्वेक के इंटेंसिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाँ, तो इनका डेवलपमेंट भी चाइना के लोगों ने ही सबसे पहले किया था। वाइब्रेशन को जो है रिकॉर्ड किया जाता था, उसके आधार पर जो है इन लोगों ने भूकंप के बारे में भी सही सही जानकारी देने का प्रयास किया।
तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एंशियंट ईरानियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको पर्शियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या पार जिसको पर्शिया पहले कहा जाता था, उसका नया नाम अब ईरान हुआ है। तो इन द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी के मध्य में आकर के ईरान में एक नए डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ, जिसको अखमेनिड डायनेस्टी बोलते हैं। और इस डायनेस्टी का फाउंडर जो था, उनका नाम था साइरस। याद रखना है, अखमेनिड डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय साइरस, और ये लगभग 6th सेंचुरी के मिडिल में आकर के इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। साइरस तो फाउंडर था, लेकिन जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ इस डायनेस्टी का, उसका नाम था डेरियस फर्स्ट, क्योंकि साइरस को रिप्लेस किया डेरियस ने। और डेरियस फर्स्ट का जो रूलिंग पीरियड है वो आपका 522 बीसी से लेकर के 486 बीसी तक है। और इसके समय में जो पर्शियन एम्पायर था वो अपने जेनिथ पे पहुंच गया, अपने पीक पे पहुंच गया। इस समय तक आते आते लगभग पूरे के पूरे ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, इजिप्ट, इसके बाद एशिया माइनर जिसको टर्की भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो इन्होंने इन सारे एरिया को कैप्चर करके एक विशाल साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया। और उन्होंने अपना नया कैपिटल बनाया पर्सेपोलिस में। पर्सेपोलिस वाज द न्यू कैपिटल एस्टेब्लिश्ड बाय डेरियस फर्स्ट। तो डेरियस फर्स्ट और उसके सक्सेसर, ये लोग इन्वॉल्व रहे वॉर में, खास करके ग्रीक स्टेट से। ग्रीक स्टेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दे वेर डिफीटेड बाय ग्रीक्स, फाइनली ये लोग हार गए। खास करके आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी बोलते हैं, जो भारत पर भी अटैक करने वाला पहला यूरोपियन था। तो अलेक्जेंडर जो है, इन्होंने इस एम्पायर को फाइनल ब्लो दे दिया, मतलब फाइनली डिफीट कर दिया डेरियस थर्ड के समय में। इन द 3rd सेंचुरी एडी अ न्यू पावरफुल एम्पायर सैसनिड, अखमेनिड के बाद में एक नया डायनेस्टी शुरू हुआ, जिसको हम लोग ससानी डायनेस्टी भी बोलते हैं। हाँ, एरोजिन ईरान। दस दिस एम्पायर वाज फाउंडेड बाय अर्दाशिर इन 226 एडी। इन्होंने 226 एडी में जो है ससानी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। इसके बाद आपका इस एरिया में एक नया फोर्स डेवलप हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अरब। द अरब हु इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग पावर आफ्टर द राइज ऑफ इस्लाम कंकर्ड ईरान इन 551 एडी। मतलब आपका प्रोफेट मोहम्मद, जिसको बिगनर कहा जाता है इस्लाम का, तो इन्होंने, ये रिलीजन भी था और ये पॉलिटिकल पर्पस से भी काम करता था, आप कह सकते हैं। तो इस्लाम का जब डेवलपमेंट हुआ, तो इस्लाम के तहत ईरान को जो है 551 में जो है मर्ज कर लिया गया इस्लामिक एम्पायर में। द अखमेनिड हैज इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मनी। इसको हम लोग इसलिए याद करते हैं कि पहला एम्पायर था अखमेनिड का, जिन्होंने मनी को यूज किया, क्वाइंस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गुड्स वेयर एक्सचेंज, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो एंशियंट ईरानियन को मतलब इंट्रोड्यूसर हम कह सकते हैं क्वाइन का। इतना ही नहीं, ईरान का और भी कंट्रीब्यूशन है। खास करके ईरान जो है फेमस सेलर्स और एक्सप्लोरर को प्रोड्यूस किया, और उन सारे सेलर्स और एक्सप्लोरर में एक बहुत फेमस हुए, जिसका नाम था स्काइलैक्स। इन्होंने यात्रा शुरू किया था फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस टू इजिप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ डेरियस। क्योंकि इन लोगों को भारत तक पहुंचना था, इसलिए भारत तक पहुंचने के लिए इनको रूट की तलाश थी, और उस समय इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने डेवलप्ड नहीं थे। तो स्काइलैक्स जो है ये मतलब अरेबियन सी से होते हुए एंशियंट ईरानियन पीपल रिलीजन में भी बिलीव करते थे। और इन लोगों का मेन रिलीजन, एंशियंट ईरानियन का जो मेन रिलीजन था, उसको बोलते हैं जोरोस्ट्रियनिज्म। और इस रिलीजन को शुरू करने वाले थे जरथुस्ट्र, उसको बोल सकते हैं, या उसका दूसरा नाम उसका जोरोस्टर भी है, जैसा ईरानियन लोग कहते हैं ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, है ना, जोरोस्टर। तो इनके टीचिंग्स को जिस बुक में कलेक्ट किया गया है, उसको जैन द अवेस्ता बोलते हैं। बहुत बढ़िया है चीज़, ये याद करने वाला चीज़ है। और ये जिस तरह से हमारा वेद या पुराण हमारा रिलीजियस बुक होता है, या इस्लाम में कुरान होता है, या क्रिश्चियनिटी में बाइबिल होता है, उसी तरीके से पर्शियन का जो रिलीजियस बुक है, होली बुक है, उसको जैन द अवेस्ता कहा जाता है। और जरथुस्ट्रा जो थे, वो उसका कहना था कि ये दुनिया जो है दो फोर्स से चलता है, दो फोर्स से चलता है।
एक फोर्स जो है आपके गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अहुर माइदा बोलते हैं, और एक फोर्स होता है जो आपके बुराई को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अहिरमन कहा जाता है। ये दोनों फोर्स आपस में, उसके बीच में जो है संघर्ष चलते रहता है। सन मतलब सूर्य और फायर, ये दोनों को ये लोग बहुत पवित्र मानते थे, अभी भी मानते हैं। हाँ, अहुर माइदा का इसको सिंबल माना जाता है। अच्छा, उसी तरीके से जैसे लाइट, बोथ जुडाइज्म आपका जो है और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों जो है नई, मतलब इनका जो बहुत ज़्यादा जो देन है, मतलब जुडाइज्म के लिए और प्लस क्रिश्चियनिटी के लिए, इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है आपको जोरोस्टर के इस रिलीजन से, जिसको हम लोग जोरोस्ट्रियनिज्म बोलते हैं। मतलब दीज टू रिलीजन्स आर इंडेप्टेड, मीन्स क्रिश्चियनिटी एज वेल एज जुडाइज्म बोथ आर इंडेप्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म। तो अखमेनिड एम्पायर के समय में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था ईरान का, वो था आपका अरामाइक। लेकिन जो ससानिड रूलर आए, उन्होंने अपना ओल्ड जो पर्शियन था भाषा, मतलब पर्शियन लैंग्वेज जो था, इनको इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और इसके बाद धीरे धीरे एक नए स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर, जिसको पहलवी बोलते हैं। इस तरीके से ईरानियन लोगों ने भी कम कंट्रीब्यूट नहीं किया हिस्ट्री को, मतलब एंशियंट ईरानियन पीपल ने कम कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में जब हम लोग आएंगे तो फिर बात करेंगे हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसके बारे में, और वो दो था, एक एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन और दूसरा था एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन। और वर्ल्ड को बहुत कुछ इन दोनों सिविलाइजेशन से हासिल हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।